नमस्कार बच्चों। पिछले क्लासेस में हम देखे हैं कि समास की परिभाषा क्या है, समास क्या है और समास में कितनी प्रक्रियाएं होती हैं और उसके भेद क्या है, ये सारे हम पिछले क्लास में देखे हैं। तो समास क्या है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि समास माने क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद क्या है, विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त बनाकर लिखना ही समस्त पद है और समस्त पद को तोड़ना ही समास विग्रह है। तो समास में कम से कम दो पद होनी चाहिए, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो उसमें भेद, कितने भेद है समास में? 6 भेद है। पहला जो है कि अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा कर्मधारय समास और चौथा द्विगु समास और पांचवा द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हम पिछले क्लास में देखे हैं अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और कर्मधारय समास किसे कहते हैं, हम पिछले क्लास में देखे हैं। तो अव्ययभाव समास क्या है, मैं लाइट बता रही हूँ कि अव्ययभाव समास किसे कहते हैं। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है और पूर्व पद प्रधान होता है। तो यहाँ पूर्व पद अव्यय होने के कारण और उसके संयोग से, पूर्व पद अव्यय के संयोग से सारा समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। तो उसमें से थोड़ा आपको रूल्स भी बताई हूँ कि अव्ययभाव समास कैसे बनता है और विग्रह कैसे बनता है, कहकर मैं लास्ट क्लास में ही आपको बताई हूँ। तो नेक्स्ट वन क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कैसे होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान माने मेन इंपॉर्टेंट होता है और पूर्व पद गौण होता है, मीन्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। और तत्पुरुष समास बनाते समय जो शब्दों के समूह के बीच में सारे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है एक्सेप्ट कर्ता कारक, मीन्स कर्ता कारक ने जो है और संबोधन कारक के सिवा सभी अन्य कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वन क्या है, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास कैसे बनता है, जो एक पद, जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है। एक रूल जो है कि पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। विशेषण माने क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सारे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताते हैं उसको विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, उसमें ही उपमान और उपमेय। उपमेय क्या है, जिसकी समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान क्या है, जिससे हम समानता करते हैं, मीन्स जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, जिससे हम इक्वली बताते हैं, उसे उपमान कहते हैं। नेक्स्ट चौथा देखिए कि द्विगु समास। यहाँ से आपको बहुत आसान है समास को पहचानना। द्विगु समास, द्विगु, तो इसे आसान से पहचानने के लिए, तो इसमें कैसे होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची माने नंबर, पूर्व पद माने क्या है, पहला पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। तो पहला जो पूर्व पद है वो संख्यावाची होता है और समस्त पद कैसे रहता है, एक समूह को बोध कराता है, मीन्स समूह माने एक ग्रुप। तो पूर्व पद संख्यावाची मीन्स नंबर रहता है और समस्त पद एक समूह का बोध कराता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, पूर्व पद संख्या रहना है, नवरत्न। नवरत्न माने, इसको समास विग्रह लिखते समय नव माने नौ रत्नों का समूह। समूह माने ग्रुप। यहाँ रत्न कितने हैं, 9 है, तो 9 रत्नों का समूह। पूर्व पद में आपको संख्या आया है और सारा जो समस्त पद है वो पूरा एक समूह, एक ग्रुप का जैसा बना है। नेक्स्ट वन देखिए, नवरात्रि। नवरात्रियों का समाहार।
नेक्स्ट दोपहर, दोपहरों का समाहार मीन्स दोपहर माने आफ्टरनून, कितने पहर, पहला पहर दोपहर कहते हैं। और नेक्स्ट तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। त्रिवेणी, त्रि माने तीन है, तीन वेणियों, वेणियां माने नदियां, नदियों का समाहार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए पंजाब, पंच माने पांच है, पांच, आंबों का, आंबों माने नदियां हैं, नदियों का समाहार। तो क्या है, द्विगु समास माने क्या है, पूर्व पद संख्यावाची रहना है और समस्त पद एक समूह का बोध कराता है। यहाँ पूर्व पद में देखिए पहला जो पद है वो पूरे ये सारे संख्यावाची है, और ये पूरे क्या है, समस्त पद क्या हुआ है, एक ग्रुप को आपको ये संकेत कर रहा है। नेक्स्ट वन देखिए द्वंद्व समास, हर एक समास में इधर पूर्व पद तो प्रधान होता है या नहीं तो दूसरा पद मीन्स उत्तर पद तो समान होता है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद भी, जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद समान होते हैं, दोनों पद भी प्रधान होते हैं, समान होते हैं दोनों पद भी। इसमें एक प्रधान होना और दूसरा गौण होना या लोप होना कुछ भी नहीं रहता। और इसका विग्रह वाक्य बनाते समय योजक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि देखिए या माता और माता पिता है, बीच में आपको योजक चिन्ह आया है, और समास विग्रह बनाते समय माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। राम सीता, राम और सीता। तो द्वंद्व समास में एक खास बात है कि दोनों पद भी, जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों भी विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं, मीन्स अपोजिट में रहते हैं। जो देखे माता और पिता अपोजिट है, रात और दिन अपोजिट है, राम और सीता, नर और नारी, ये सारे द्वंद्व समास के नीचे होते हैं। इसमें दोनों पद भी प्रधान ही होते हैं। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, लास्ट, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों भी प्रधान नहीं होते, ये दोनों मिलकर पूर्व पद और पहला पद और दूसरा पद दोनों भी मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मीन्स हम देखे हैं, पहले से भी देखते आ रहे हैं कि अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान है और कौन सा पद लोप हो जाता है, और कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान है। ऐसे हर एक समास में उसमें वही समास में पूर्व पद तो भी प्रधान होता है, नहीं तो उत्तर पद तो भी प्रधान होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है। कैसे है कि देखिए, उदाहरण देखिए, गिरिधर है, एक उदाहरण देखिए,
गिरी माने पर्वत, पहाड़, तो गिरी को धारण करने वाला, धारण करने वाला कौन है? जिसने, जो गिरी को, पहाड़ को, अपने पहाड़ को उठाया है, कौन है? श्री कृष्ण। मीन्स यहाँ पहला पद एक है और दूसरा पद, दोनों भी मिलकर तीसरे पद की ओर, तीसरे व्यक्ति की ओर, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एक दंत, एक दंत है, जिसका, कौन है? जिसको एक दंत है, कौन से भगवान है वो? गणेश। मीन्स ये दोनों भी मिलकर, यहाँ पहला पद और दूसरा पद दोनों भी मिलकर, यहाँ पहला पद ये है और दूसरा पद ये है, तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में मिलकर तीसरे पर्सन की ओर इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट, गजानन। गज है आनन, जिसका, मीन्स यहाँ पहला पद गज, गज माने हाथी, आनन मीन्स हेड, तो गज है आनन, जिसका हेड गज है, कौन है वो? गणेश। नेक्स्ट, दशानन। 10 है आनन, जिसके, मीन्स आनन मीन्स हेड है, 10 किने हैं? 10 जो सिर कहते हैं ना, आनन माने सिर है, तो 10 हेड किने हैं? रावण को। नेक्स्ट, चक्रधर। चक्र धारण किया है जिसने, तो जिसके हाथों में चक्र होता है और कौन से भगवान है? विष्णु। नेक्स्ट, विषधर। विष को धारण किया है जिसने, तो अपने कंठ में विष को धारण किया जो भगवान है वो शिव है। मीन्स यहाँ पहला पद और दूसरा पद दोनों भी मिलकर तीसरे मेंबर को, जो यहाँ मौजूद नहीं है, उनको मेंबर के लिए संकेत कर रहा है, तो इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो अब तक आपको समझ में आया है कि समास कितने भेद है, और द्विगु समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, बहुव्रीहि समास क्या है, सारे आप जान चुके हैं। तो मैं एक आपको अभ्यास के लिए थोड़े बनाकर दूंगी, प्रैक्टिस के लिए थोड़े क्वेश्चंस, प्रश्न बनाकर दूंगी, और उसके बाद में से की भी बना कर दूंगी। तो खुद आपको करेक्शन करके चेक करना है कि जो आप समास विग्रह और समास जो है जो लिखे हैं या करेक्ट है या नहीं। तो आप मैं क्वेश्चन बनाकर फ्रेम करके दूंगी, तो आप समास विग्रह लिखकर उसका समास का भेद का नाम लिखिए। बाद में वीडियो में मैं आपको की शीट भेजूंगी, तो आप ही खुद चेक करना है कि आप जो लिखे हैं आपको कहाँ तक समझ में आया है, तो आप कहाँ तक सीखे हैं, आप खुद चेक करके करेक्शन कीजिए। धन्यवाद।